हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर द्वारा रचित ऋतु वर्णन से संबंधित छंद लेकर के उपस्थित हूँ। पद्माकर जी बिहारी के बाद में श्रृंगार रस के बहुत सुप्रसिद्ध कवि माने गए हैं और ऐसा भी कहा जाता है रीतिकाल में पद्माकर के बाद में कोई और इस प्रकार का कवि नहीं हुआ जितना श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण पद्माकर और बिहारी ने किया है। उसके बाद में कहीं देखने को नहीं मिला। पद्माकर के काव्य में वीर रस की रचनाएं भी हैं, क्योंकि ये अलग अलग राजाओं के आश्रय में रहे थे। इसलिए स्वाभाविक है रीतिकाल की जो परंपराएं रही हैं कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, तो पद्माकर भी इससे अछूते नहीं हैं। फिर भी वीर रस की बजाय इनके काव्य में श्रृंगार रस का चित्रण बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। आपके पाठ्यक्रम में जो इनके छंद हैं वो ऋतु वर्णन से संबंधित हैं, इसलिए बिना समय गंवाए मैं उनका एक छंद व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं कवि इस छंद में। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, औरे डोर झोरन में बौरन के हवे गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले छेल छवि छवे गए, औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन, औरे बन हवे गए, औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, औरे डोर झोरन में बारन के हवे गए। इस छंद में जरा कठिन शब्दों को देखें। औरे का मतलब अन्य ही, भौरे भीर भौरों के झुंड, बौरन यानी आम की मंजरिया, झौरन यानी समूह, छेल यानी छलिया नायक, बिहक समाज पक्षियों का समूह है, ऋतुराज का अर्थ है बसंत। देखिए क्या कवि कहते हैं। प्रस्तुत अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित ऋतु वर्णन से संबंधित है। इसमें बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही उसके प्रसार का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है और बसंत ऋतु के सुंदर चित्रण का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि लता कुंजों में भंवरों के झुंड अब अन्य प्रकार से ही गुंजार करने लगे हैं और आम के पेड़ों पर मंजरियों के समूह भी अब विचित्र प्रकार की मादक गंध फैला रहे हैं। उन्हें विचित्र प्रकार की गंध आ गई है और आम के पेड़ों पर मंजरियों के समूह अपनी गंध को चारों ओर फैला रहे हैं। आगे कवि पद्माकर कहते हैं कि अब गलियों में मस्त प्रकृति के छलिया नायक एवं भव्य शोभा विलास को धारण कर रहे तथा पक्षियों के झुंड भी बड़ी मनोरम कलरव धारणी करने लग गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऋतुराज बसंत का ही प्रभाव है कि मोहल्ले की गांव की गलियों में जो छेल छबीले स्वभाव के मस्त युवा जो हैं वो भी प्रेम में मस्त होकर के भोग विलास के लिए झूमने लग गए हैं तथा पक्षियों के झुंड भी अनेक प्रकार के कलरव स्वर करने लग गए हैं। अभी ऋतुराज बसंत के आगमन के अधिक दिन नहीं हुए हैं, मतलब 2 ही दिन हुए हैं।
तो भी इसके प्रभाव से आनंद रस, आचार व्यवहार की क्रियाएं तथा राग तथा रंग, शरीर और मन अर्थात प्राणियों के समस्त क्रियाकलाप एवं भाव विलास और ही प्रकार के हो गए हैं। कहने का भाव यह है कि ऋतुराज बसंत के आगमन का ही प्रभाव है कि प्रकृति के प्राणियों के, प्रकृति के इंसानों के, पक्षियों के, पशुओं के सभी के भाव बदल गए हैं। सबके ऊपर बसंत का प्रभाव छा गया है। सबके मन में मादकता आ गई है। अब वन की प्रकृति भी और ही प्रकार से शोभित होने लग गई है। कवि पद्माकर ये कहना चाहते हैं कि समस्त जीवों में तथा सारी प्रकृति में बसंत ऋतु का प्रभाव फैल गया है और अपने वैभव से प्रभावित कर रहा है। पूरी प्रकृति जो है बसंत ऋतु से प्रभावित है। जिधर भी देखें उधर ही बसंत ऋतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार इस छंद में बसंत ऋतु के वैभव और सौंदर्य रस की चित्रण करते हुए श्रृंगार रस की प्रधानता इस छंद में व्यक्त हुई है। ऋतुराज के प्रभाव का सरस और सुंदर चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। इस छंद में अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है और कवित छंद की यति गति जो है वो प्रशंस्य है, सुंदर है और भाषा ब्रज भाषा का सौंदर्य इस पद में विद्यमान है। नेक्स्ट अगला छंद देखें। चंचला चमाके चहु औरन ते चाह भरी, चर जी गई तो फेरी चरजन लागी री, कहे पद्माकर लमंगन की लौनी लता, लरच गई तो फेरी लर्जन लागी री, कैसे धरों धीर वीर त्रिभिद समीरे तन, तरज गई तो फेरी तर्जन लागी री, घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी अबे, घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी अबे, गरजी गई तो फेरी गर्जन लागी री, गरजी गई तो फेरी गर्जन लागी री। जरा कठिन शब्द देखें। चंचला यानी बिजली, चरजी का अर्थ है चमकना, लौनी का अर्थ लावण्य युक्त, सौंदर्य युक्त, नमकीला, लरज का अर्थ कांपना, त्रिविध समीरे तीन प्रकार की हवाएं, तरज चलना, घन यानी बादल, घनेर यानी अधिक, तो यानी वह, वैसी ही। इसका अवतरण का छंद का अवतरण का प्रसंग जो है वो इस प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित ऋतु वर्णन के से लिया गया है। इसमें वर्षा ऋतु के प्रभाव का भावपूर्ण और बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह किसी विरहणी नायिका का कथन है। कवि पद्माकर जी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए किसी विरहणी नायिका के मन के भावों को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि चारों दिशाओं में सब और इच्छा से भरी अर्थात बेरोक टोक बिजलियाँ पहले चमकती थी तो वे ही अब फिर चमकने लगती हैं। यानी पहले जो बिजलियाँ बहुत ही अनेक भाव लेकर के चमक रही थी, वे बिजलियाँ अब फिर चमकने लगी हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि लौंग की लावण्यमय लताएं जो पहले कंपायमान होती थी वे अब फिर कंपायमान होने लगी हैं। लौंग की जो बेल हैं, जिस बेल पर लौंग लगती है, उसकी जो लताएं हैं वो पहले जरा सी हवा से, जरा सी बिजली की कड़क से कांपने लगती थी। कवि कह रहे हैं कि वो लताएं अब फिर से कांपने लगी हैं। हे प्रियतम, मैं ऐसे समय में कैसे धीरज धारण करूं, अपने आप को कैसे डांटूं, इस दिल को कैसे समझाऊं, क्योंकि जिस शीतल मंद सुगंधित हवा ने पहले मेरे शरीर को विचलित किया या रोमांचित कर दिया था, वही तीनों प्रकार की हवा अब फिर से मेरे शरीर को चंचल कर रही है, उद्वेलित कर रही है, उद्दीप्त कर रही है। जो बादलों की ऐसी घनी घटाएं जो बड़े घमंड के साथ उमड़ घुमड़ कर
गर्जा करके चली गई थी, वे हवाएं, वे घटाएं फिर से ज़ोरों से उसी प्रकार गरजने लगी हैं जैसे पहले गरजती थी। कवि के कहने का भाव यह है कि संपूर्ण प्रकृति में वर्षा काल का प्रभाव फैल गया है तथा इससे नायिका की वियोग व्यथा बढ़ रही है। यानी नायिका के कथन का मतलब यह है कि प्रियतम जब पास में था और उस समय जो वर्षा ऋतु का प्रभाव और वर्षा ऋतु में जो कुछ परिवर्तन और उमड़ घुमड़ कर गर्जना आदि सब देखने को मिलता था, उस समय तो प्रियतम पास थे, इसलिए दुख नहीं पहुंच रहा था, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही थी, प्रियतम से मिलन हो रहा था। इसलिए वो प्रकृति के समस्त उपादान नायिका को सुख पहुंचाने में मदद कर रहे थे। परंतु अब वही स्थितियां फिर से आ गई हैं, परंतु एक स्थिति बड़ी खराब है कि प्रियतम पास में नहीं है। इसलिए ये परिस्थितियाँ नायिका की विरह वेदना को बढ़ा रही हैं, उसे और अधिक पीड़ा दे रही हैं। इस तरह है प्रकृति का चित्रण कवि ने किया है, बहुत सुंदर है। विशेष बातें देखें, प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण हुआ है, यानी प्रकृति नायिका के वियोग को, नायिका की कामनाओं को, नायिका के दुख को, प्रियतम मिलन की लालसाओं को बहुत अधिक बढ़ाने वाली है, इसलिए इसे उद्दीपनकारी कहा गया है। वियोग की दीर्घकालीन अवधि की व्यंजना से नायिका की वेदना का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। चरज, लरज, तरज, गरज आदि शब्दों से नाद सौंदर्य का उत्पन्न हुआ है और अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकार इस छंद में प्रयुक्त है। कवि छंद की तुकांत योजना प्रभावपूर्ण है और भाषा ब्रजभाषा है। देखिए अब अगले छंद में कवि क्या कह रहे हैं। आई हो खेलन फाग इहो, आई हो खेलन फाग इहो, ब्रसभानुपुरी ते सखी संगलीने, ब्रसभानुपुरी ते सखी संगलीने, तो पदमा कर गावती गीत, रिझावती हाव बनाई नवीने, कंचन की पिचकी कर में लिए, केसरी के रंग सो अंग भीने, छोटी सी छाती छुटी अलके, अति बेस की छोटी बड़ी परवीने, छोटी सी छाती छुटी अलके, अति बेस की छोटी बड़ी परवीने। जरा कठिन शब्द देखें। फाग का अर्थ होली खेलना, नवीने नए नए, हाव शरीर की चेष्टाएं, कंचन यानी सोना, पिचकी यानी पिचकारी, कर यानी हाथ, भीने यानी भीग कर सुगंधित हुए, अलके का मतलब बालों से है, बैश का अर्थ अवस्था से है, परवीने का अर्थ चतुर है, चालाक है। प्रस्तुत अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित श्रृंगार विलास से राधा के रूप सौंदर्य से संबंधित है। इसमें राधा का फाग खेलने के लिए आने का वर्णन किया गया है। राधा फाग खेलती है तो उसी का बड़ा सुंदर चित्रण कवि पद्माकर करते हैं। कवि पद्माकर के अनुसार राधा कहती है, मैं यहाँ गोकुल में अपने पिता वृषभानु की नगरी से अपनी सहेलियों को साथ लेकर होली खेलने के लिए आई हूँ। आई हो खेलन फाग यहाँ वृषभानु ते सखी संग लेने, यानी मैं अपने पिता के घर से और अपनी साथ सहेलियों को साथ लेकर के यहाँ ब्रज में गोकुल में अपनी सहेलियों के साथ लेकर होली खेलने के लिए आई हूँ। इस तरह से राधा कहती है। और इस राधा के मन की बात करते हुए पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा तथा उसकी सखिया फाग उत्सव के अनुसार बहुत ही मधुर गीत गाती हैं और अनेक प्रकार की शारीरिक क्रियाएं और श्रृंगार चेष्टाएं प्रदर्शित करती हुई सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनके हाथों में सोने की पिचकारी है और केसर के रंग के समान कांतिमय उनका शरीर बहुत अनेक प्रकार की सुगंध से व्याप्त है। कहने का भाव यह है कि स्वर्णिम आभा वाली राधा का शरीर बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। उसकी छाती छोटी सी है, अर्थात छाती में अभी पूर्णतः उभार नहीं आया है, अभी वह पूर्ण यौवना नहीं हुई है और उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। वह आयु की अभी बहुत छोटी है, परंतु
बड़ी चतुर और चालाक है। इस तरह से इस छंद में राधा के रूप सौंदर्य का अल्पायु अवस्था का बहुत ही सुंदर और चित्रण किया है। फाग खेलने का वर्णन होने से इसमें राधा के श्रृंगार विलास की भावना की व्यंजना हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुप्रास, काव्यलिंग और परिकर अलंकार इस छंद में मुख्य रूप से प्रयुक्त हुए हैं। और छंद जो है वो सवैया है, उस सुंदर तरीके से कवि के चित्रण की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। देखिए अगला पद क्या कहते हैं कवि इसमें। सीज ब्रज चंद पे चली यो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही के, कुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरत जहाँ जहाँ पग है प्यारी तहाँ, मंजुल मजीठ ही के माठ से डरत जात, बारन ते हीरा सेत सारी की किनारन ते, हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात, हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। जरा देखिए इसके कठिन शब्द। ब्रजचंद श्री कृष्ण, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, मंद सो यानी धूमिल सा, कंच यानी कमल, मंजुल यानी सुंदर, मजीठ यानी महावरी, हाथ पाँव में लगाने वाली मेहंदी के समान महावरी, मेहंदी की जगह युवतियाँ अपने पाँव में लगाती हैं लाल रंग की, उसे महावर कहा गया है। माऊ यानी घड़े, मुक्ता यानी मोती। जरा प्रसंग देखें। प्रस्तुत अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित सौंदर्य वर्णन से संबंधित है। इसमें नायिका या राधा के रूप सौंदर्य को बहुत ही अनुपम बताया गया है। राधा या नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं, उस सुंदरी राधा ने जब कृष्ण के पास जाने का उपाय किया तो उस समय उसका मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी की कांति को भी फीका कर रहा था। यानी उस समय जब राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने जा रही थी और मिलने का उपाय निकाल लिया था, उस समय उसका जो सौंदर्य था वो अति शोभायमान था। उसके मुख की सौंदर्य के सामने चंद्रमा की चांदनी की चमक है वो भी फीकी पड़ रही थी। और कवि आगे कहते हैं कि कहे पद्माकर त्यो सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज सो भरत जात, यानी उसके चलने से उसके शरीर की समस्त स्वाभाविक सुगंध की राशि से वन और कुंजों में जैसे कमल से भरते जा रहे थे। यानी जब वो चल रही थी, जिन कुंजों से होती गुजर थी, जिन वनों से होती गुजर रही थी, तो उसके शरीर के स्वाभाविक सौंदर्य की जो सुगंध थी वो चारों ओर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वन और कुंजों में चारों ओर कमलों की गंध फैल रही है, यानी कमल खिल गए हों। वह प्यारी राधिका जहाँ जहाँ अपने कदम रखती थी वहाँ वहाँ सुंदर मजीठ के घड़े मानो ढुलक जाते थे। वो जिधर जिधर पाँव रखती थी मानो और चारों ओर महावरी फैल गई है, ऐसा अद्भुत सुंदर वातावरण उपस्थित हो रहा था। उसकी शुभ सुंदर साड़ी के किनारों के हिलने से अनेक हीरे तथा हृदय पर स्थित हार से हजारों मोती झरते हुए जा रहे थे। इस प्रकार जब वो चल रही थी तो ऐसा उसके सौंदर्य के कारण ऐसा लग रहा था कि उसकी साड़ी के किनारे जब जैसे जैसे हिल रहे थे मानो उनसे हीरे टपक रहे हों, हीरे झड़ रहे हों। और उसके हृदय पर जो हार राधा ने पहन रखा था मानो उसके हार से हजारों मोती नीचे ज़मीन पर गिर रहे हों। इतना मधुर और इतना आकर्षक सौंदर्य उपस्थित हो रहा था राधा जब कृष्ण से मिलने जा रही थी। तो इस तरह से कवि ने राधा के रूप सौंदर्य का बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्रण किया है। राधा के विशेष बात अगर इसमें देखें, राधा के पैर महावर के रक्त वर्ण के थे, यानी महावर के रंग के जैसे थे। इसलिए कवि ने महावरे के घड़े ढुलक जाने की कल्पना कवि ने की है। यानी जब वो महावर जैसे रंग वाले पाँव जमीन पर रख रही थी तो जहाँ जहाँ पाँव रख रही थी तो कवि ने महावर के घड़े ढुलक जाने की कल्पना की है, जो कि बहुत ही अद्भुत और सुंदर बन पड़ी है।
और शुभ्र साड़ी की चमक या किरणों से मानो हीरे जल रहे थे। कहने अतिशय चकाचौंध फैली जा रही थी, इसका मतलब यह है। और इस छंद में यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। और छंद कवित्व है और कवि की जो भाषा है वो ब्रज है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। शेष छंदों की व्याख्या अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।